दो बेटियां, दो शहर और एक जैसा अंजाम। बात हो रही है ट्विशा की और दीपिका की मौत की मिस्ट्री की। बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से है। ग्रेटर नोएडा के जलपुरा में दीपिका की मौत के बाद पुलिस ने आरोपी पति और ससुर को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी पति और ससुर से पूछताछ कर रही है। दीपिका के परिवार का दावा है कि दहेज के चलते बेटी की हत्या की गई, उसे छत से नीचे फेंका गया। बताया जा रहा है कि 1.5 साल पहले दीपिका की शादी जलपुरा गांव के रहने वाले ऋतिक से हुई थी। दहेज में उसे लाखों रुपए कैश और एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी मिली थी। लेकिन शादी के कुछ ही दिन के बाद ससुराल वालों ने दहेज के लिए दीपिका को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। 50 लाख रुपए कैश और फॉर्च्यूनर की डिमांड करने लगे। कहीं ट्विशा, कहीं दीपिका, दो बेटियों के साथ क्या हुआ? ग्यारह सेकंड का सीसीटीवी, ट्विशा की मिस्ट्री सुलझेगी। सनसनीखेज चैट, गायब पति, क्या है मौत की पूरी थ्योरी? नोएडा की दीपिका नागर, दहेज के लालच में मर्डर। दो शहर, एक जैसा अंजाम, दो मौतों का कौन जिम्मेदार? 17 मई को दीपिका के साथ मारपीट की गई। दीपिका के पिता उसके ससुराल पहुंचे, मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन उसी रात दीपिका की मौत हो गई। ससुराल वालों ने बताया कि दीपिका छत से गिर गई है। दीपिका के परिवार का दावा है कि उसकी हत्या के बाद उसे छत से नीचे फेंक दिया गया। उसकी हत्या नहीं है, उसकी तो बहुत निर्दयी तरीके से हत्या हुई है। मेरी बहन को उन्होंने राक्षसों ने नोच डाला। मेरी बहन के इतने निशान है ना, इतने निशान है कि मेरी बहन के क्या ही घुसाया है पेट में। मेरी बहन पे क्या ही बीजी होगी। मेरी रात 11 बजे ही बात हुई थी उससे। बस यही कह रही थी मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। कोई परेशानी थी तो हम ले आते अपनी बेटी को, हमें बता देते, हम अपने घर में रख लेते। मेरी बहन को मारा ना है। मेरी बहन को तो उन जल्लादों ने बिल्कुल बुरी तरीके से तहस नहस कर दिया। दीपिका की बहन की पुकार आप सुन रहे थे। दीपिका के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार का कहना है कि बेटी पढ़ी लिखी, संस्कारी थी, उसे दहेज के लिए मार डाला। उन पर सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। कोई दिक्कत ही तो हमारे घर छोड़ देते, हमारे बच्चे को मारते ना। MA BEd करवाई थी, बहुत सुंदर सुशील बेटी थी हमारी। आपको कई बार बताया भी कि हमें अपनी बेटी को न्याय चाहिए और हमें कुछ भी ना चाहिए। और हमारी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि हमें न्याय चाहिए और मौत के बदले मौत चाहिए और उनके मकान पे भी बिल्डोजर चाहिए। अब दीपिका के पिता का कहना है कि बेटी को दहेज में सब कुछ दिया, कैश से लेकर गाड़ी तक, लेकिन दहेज लोभियों ने बेटी को मार डाला। आपने क्या दिया था पहले शादी में? एक स्कॉर्पियो गाड़ी दी थी जी, देने को तो कमी हमने भी नहीं करी। खैर फर्स्ट मॉडल एक स्कॉर्पियो एन हमने भी दी थी और 5.5 लाख कन्यादान दिया था। 2.5 लाख हमने जो लगन पे दिए थे, 1.5 लाख हमने चिट्ठी पे दिए थे, 2.5 लाख हमने गोद भराई पे दिए थे, बूरा खाने पे हमने जन क्या क्या दिया था। हमने तो कमी तो हमने भी नहीं करी सर। ये देखो चोट के निशान। उधर मध्य प्रदेश के भोपाल में हुई मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला गहराता जा रहा है।
एक तरफ पुलिस के मामले में जांच पड़ताल लगातार पुलिस कर ही रही है। आरोपी पति सुमर्थ सिंह की तलाश भी हो रही है। 10,000 रुपए का इनाम तक घोषित कर दिया गया है। दूसरी ओर केस में नया सीसीटीवी भी सामने आया है। सीसीटीवी में ट्विशा छत पर जाती दिख रही है। वहीं अब ट्विशा के व्हाट्सएप चैट भी सामने आ रहे हैं। ये चैट ट्विशा की मौत से 5 दिन पहले 7 मई की है। मां के साथ हुई इस बातचीत में ट्विशा बेहद डरी हुई है और मानसिक रूप से टूटी हुई नजर आ रही है। उसने अपने ससुराल वालों को लेकर कई गंभीर बातें लिखी हैं। वहीं मामले में आरोपी ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह ने एंटीसिपेटरी बेल पिटीशन में दावा किया है कि उनकी बहू ड्रग एडिक्ट थी और प्रेगनेंसी के बाद से उसका व्यवहार बदल गया था। हालांकि एसआईटी जांच में जुटी हुई है। व्हाट्सएप चैट के आधार पर जांच हो रही है क्योंकि कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। भोपाल में ट्विशा शर्मा की मौत और ग्रेटर नोएडा में दीपिका की मौत की थ्योरी लगभग सेम है। ट्विशा शर्मा की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसमें वो अकेले घर पर सीढ़ियां चढ़ती हुई छत की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन कुछ ही मिनट के बाद उनके पति सुमर्थ सिंह और 2 अन्य लोगों द्वारा सीढ़ियों से नीचे लाते हुए दिखाया गया है। नोएडा में दीपिका की मौत के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। दीपिका की मौत छत से गिरने की वजह से हुई। परिवार इसे हत्या बता रहा है। ससुराल पक्ष आत्महत्या कह रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अब खबर सबसे बड़े पेपर लीक केस की। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन ताबड़तोड़ जारी है। महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी हुई है। रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस के डायरेक्टर शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर को सीबीआई ने अरेस्ट किया है। 4 दिनों तक लगातार पूछताछ के बाद सीबीआई ने कोचिंग के मालिक को पकड़ा है, कोर्ट में पेश किया गया है और 9 दिन की रिमांड पर लेकर आगे की तफ्तीश की जा रही है। महाराष्ट्र से ये 5वीं गिरफ्तारी है जो अब तक की गई है। तफ्तीश में सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक आरसीसी कोचिंग सेंटर का 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। सीबीआई का आरोप है कि मोटेगांवकर ने सेंटर में नीट कैंडिडेट समेत कई लोगों को हाथ से लिखे नोट्स भी उपलब्ध कराए हैं। एग्जाम के बाद नोट्स को नष्ट किया गया। नीट पेपर लीक मामले में संसद की स्टैंडिंग कमेटी भी गंभीर हो गई है। शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने 21 मई को एनटीए चेयरपर्सन और उच्च शिक्षा सचिव समेत शिक्षा मंत्रालय के सीनियर अफसरों को तलब किया है। 21 जून को नीट का री एग्जाम शेड्यूल है। अब बात बताते हैं आपको शिवराज मोटेगांवकर से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र के लातूर समेत 7 जिलों में रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस नाम से कोचिंग सेंटर चला रहा है। कल सीबीआई ने आरसीसी के मेन ऑफिस पर छापा मारकर कई डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। सीबीआई की तलाशी में शिवराज मोटेगांवकर के मोबाइल से नीट का लीक पेपर बरामद हुआ। दावा किया जा रहा है कि कोचिंग क्लास की आड़ में शिवराज मोटेगांवकर एक गिरोह का हिस्सा थे जो नीट पेपर लीक कराने और फिर आगे इसे फैलाने में शामिल है। बताया जा रहा है कि 23 अप्रैल को ही पेपर मिल गया था जिसे एक चेन के तहत सर्कुलेट किया गया। छानबीन में सीबीआई को 3 मई के कुछ फुटेज भी हाथ लगे जिसमें नीट की परीक्षा खत्म होने के बाद आरसीसी कोचिंग क्लासेस की फैकल्टी शिवराज मोटेगांवकर यानी कि एम सर की तारीफ करते नजर आ रहे थे और कह रहे थे कि एम सर पर भगवान की विशेष कृपा है। उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि एग्जाम में क्या सवाल आने वाले हैं। आइए खबर बुलडोजर एक्शन की आपको दे दें। अतिक्रमण के खिलाफ पूरे मुंबई में बुलडोजर एक्शन जारी है। जगह जगह पीले पंचे की मदद से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हटाया जा रहा है। बांद्रा ईस्ट रेलवे स्टेशन के पास बड़ी संख्या में प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची। ये लोग लंबे समय से रेलवे की जमीन पर कब्जा करके बैठे हुए थे, अवैध झुग्गी बनाकर रह रहे थे। जब प्रशासन ने इन्हें जगह खाली करने के लिए कहा तो ये कोर्ट चले गए। लंबी सुनवाई हुई, कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन की टीम आज सुबह जमीन खाली कराने पहुंची। बुलडोजर एक्शन के दौरान कोई हंगामा या बवाल ना हो, इसे देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा कड़े रखी। किसी भी विरोध और गड़बड़ी को रोकने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय पुलिस और रेलवे की पुलिस तैनात है। 8 एकड़ में फैले लगभग 400 स्ट्रक्चर को तोड़ने की कार्रवाई इस वक्त पश्चिम रेलवे की ओर से शुरू हो चुकी है। बांद्रा ईस्ट में यानी कि ठीक बांद्रा रेलवे स्टेशन के बगल में बनी हुई सारा जो स्लम स्ट्रक्चर जो टीन पत्रे का बना हुआ है उसको इस वक्त जेसीबी की मदद से तोड़ा जा रहा है, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद इन सभी स्ट्रक्चर को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि सारे स्ट्रक्चर इलीगल हैं, अवैध तरीके से बनाए गए थे, जिसके चलते अब यह पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। क्योंकि सारा का सारा जो लैंड इस वक्त देख रहे हैं जो तकरीबन 8 एकड़ का बताया जा रहा है,
इस सारे लैंड पर बीते कई वर्षों में एक के बाद एक जो घर हैं टीन और के पत्थर के बने हुए देख रहे हैं, वो निर्माण कार्य शुरू हुआ। 2017 से ये सारी याचिकाएं लंबित थी, उन पर लगातार हियरिंग हो रही थी, लेकिन अब जाकर हाईकोर्ट ने उस पर अपना आदेश दिया, जिसके बाद अब ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर मुंबई पुलिस हो, पश्चिम रेलवे के आरपीएफ के जवान हो, उन सभी की तैनाती कर दी गई है। और जो लोग इन स्ट्रक्चर्स में रहते थे उन्हें पहले से ही बता दिया गया था कि बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश आ चुका है, उसके बाद उन्हें अपने सभी सामान, जो कुछ ज़रूरी सामान है, सभी खाली करने के लिए कह दिया। और बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोगों ने अपना सामान बाहर भी निकाल दिया है। और उसके बाद इस कार्रवाई को अब शुरू किया जा रहा है। आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरह से कार्रवाई चालू रहेगी। प्रशासन की कोशिश है कि जल्दी से जल्दी सारे के सारे स्ट्रक्चर हटा दिए जाएं, और साथ ही जो लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, जिन्होंने अपने सामान अभी इस घरों से बाहर निकाले हुए हैं, उन सभी को यहाँ से हटने के लिए भी कहा जाएगा। ये पूरा माहौल हम इस वक्त दिखा रहे हैं आपको बांद्रा ईस्ट के इलाके में। ये पूरा का पूरा फैला हुआ जो स्ट्रक्चर था उसे तोड़ा जा रहा है, और दूर तक यहाँ पर जो मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, साथ ही साथ प्रशासन बड़े पैमाने पर यहाँ पर पश्चिम रेलवे का मौजूद है, साथ ही मुंबई पुलिस हो, इसके अलावा जो पश्चिम रेलवे के कर्मचारी हैं वो भी मौजूद हैं, ताकि सारा जो कुछ मलबा भी बाहर निकलेगा उसे तुरंत यहाँ से हटाने की कार्रवाई को भी शुरू किया जाएगा। इसीलिए आज एक बड़ी कार्रवाई मुंबई महानगर में हम देख रहे हैं कि बांद्रा ईस्ट में इन सभी स्ट्रक्चर को एक के बाद एक हटाने का काम शुरू हो चुका है। यहाँ पे दरअसल जो व्यावसायिक कामकाज भी शुरू था, यानी कि सिलाई की मशीन कुछ यहाँ पे पड़ी हुई है, इसलिए लोग रहने के साथ साथ लोगों के छोटे मोटे उद्योग भी यहाँ पर चलते थे, छोटा व्यवसाय भी यहाँ पे चलता था, लेकिन अब उन सभी को यहाँ पर हटा दिया गया है। लगातार इस कार्रवाई को उसी तरह से अंजाम दिया जाएगा, और अभी यहाँ पर फिलहाल कार्रवाई शुरू है और इस स्ट्रक्चर को एक के बाद एक यहाँ से हटा दिया जाएगा। अब स्थानीय लोगों को इस डिमोलिशन ड्राइव के बारे में पहले ही नोटिस जारी करके जानकारी दे दी गई थी। साल 2017 से अतिक्रमण हटाने का ये मामला कानूनी प्रक्रिया की वजह से लंबित था। बॉम्बे हाई कोर्ट में रेलवे प्रशासन ने कहा कि बड़ी संख्या में अवैध निर्माण की वजह से रेलवे परियोजनाओं और उसकी सुरक्षा पर असर पड़ रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं कि कार्रवाई लीगल स्ट्रक्चर को बिना नुकसान पहुंचाए पूरी हो जानी चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि पात्र झुग्गी वासियों को कानून के तहत पुनर्वास का लाभ भी मिलना चाहिए। ये पूरा इलाका मुंबई के सबसे सेंसिटिव इलाकों में से एक है। बांद्रा ईस्ट में डिमोलिशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। लगभग 9 साल से लंबे इंतजार के बाद रेलवे को मंजूरी मिली है बॉम्बे हाई कोर्ट से। सर, एक लंबी प्रक्रिया रही, लंबा प्रोसेस रहा। साल 2017 में जब ये तोड़ने की कोशिश की थी बीएमसी ने, तो वो नाकाम रही थी। अब एक लंबी प्रक्रिया के बाद आप लोगों को अनुमति मिली है। क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं? जो लोग यहाँ पर लीगल तरीके से रह रहे थे, जो लीगल स्ट्रक्चर्स थे, उनके लिए क्या पुनर्वसन की तैयारियां हैं? रेलवे उनके लिए क्या कर रहा है? विस्तार से बताएं। जी देखिए, सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि जो ये आज हम एक्टिविटी कर रहे हैं, इसको हमें एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। जब बात आती है रेलवे सेफ्टी की, बात आती है हमारी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंटेशन की, मतलब कि रेलवे की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी ऑगमेंटेशन की, और जब बात आती है नेशन बिल्डिंग की, हमारे देश को जिस प्रगति के पथ पे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि लेके जाना है, जब इन सब की बात करते हैं तो आज की जो ये एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है। बुलडोजर कार्रवाई शुरू होने से पहले बीजेपी नेता किरीट सोमैया भी बांद्रा ईस्ट पहुंचे। इस दौरान किरीट सोमैया ने कहा कि सरकारी जमीन पर लैंड माफिया ने अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने का काम किया। किरीट सोमैया ने कहा कि राज्य में अब देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, लैंड जिहाद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कड़ी होगी। बीजेपी नेता किरीट सोमैया इस वक्त हमारे साथ हैं। किरीट जी, गरीब नगर में जिस तरीके का आज डिमोलिशन होना है, अवैध अतिक्रमण भूमि है, आप यहाँ पर आए थे, शायद आप लोगों को भी मॉब ने घेर लिया था। अभी ऐसा है, ये जो मुस्लिम लैंड माफिया है, जो लैंड जिहाद उनका धंधा है। आपको ध्यान में होगा, गए 2 महीने में हम 2 बार यहाँ आके गए, और ये सब अभी न्यायालय ने भी कहा है कि ये सब हटाना है। बांद्रा टर्मिनस का काम कितने सालों से बंद पड़ा है, अब देवेंद्र की सरकार है, अब महापालिका में भी भाजपा है। ये सब भू माफिया को हम सीधा करेंगे। यहाँ
मुंबई के साथ ही देश के दूसरे शहरों में भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। दिल्ली में जहां कूलर मार्केट में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई हुई, तो पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने के बाद सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले प्रशासन की रडार पर हैं। कल हावड़ा में बुलडोजर चला था, वहीं आज ईस्ट बर्धमान में बुलडोजर एक्शन से पहले ही लोग अपना सामान हटाते नजर आ रहे हैं। दिल्ली में आज सुबह सुबह इंद्रलोक इलाके में भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ पीला पंजा जमकर गरजा। दिल्ली नगर निगम ने बुलडोजर की मदद से 100 से 200 दुकानों पर कार्रवाई की। प्रशासन ने कूलर के लिए मशहूर मार्केट में यह कार्रवाई सरकारी जमीन पर कब्जे के खिलाफ शिकायत के बाद की। बुलडोजर एक्शन के दौरान कोई बवाल ना हो, पूरे इंतजाम किए गए थे। प्रशासन ने चारों तरफ बैरिकेडिंग कर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया था। जिन दुकानों के बाहर अवैध छज्जे या चबूतरे बने थे, प्रशासन ने उसे पीले पंजे से तोड़ दिया। दिल्ली के इंद्रलोक में हम मौजूद हैं, जहां अभी एमसीडी का जो बुलडोजर है वो कूलर मार्केट में चल रहा है। दुकानों के ऊपर कूलर मार्केट दिल्ली की सबसे मशहूर कूलर मार्केट है यहाँ इंद्रलोक में, जहां पर दुकानों के आप देख सकते हैं जो टीन शेड्स थे, बाहर निकले हुए या छज्जे थे, उनको यहाँ पर हटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है और साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस भी यहाँ पर तैनात है। एमसीडी का जो बुलडोजर है वो यहाँ पर कार्रवाई कर रहा है। जिन दुकानों के एक्स्ट्रा शेड्स निकले हुए थे टीन के, या फिर एक्स्ट्रा छज्जे बने हुए थे या चबूतरे बने हुए थे, उनको यहाँ पर हटाया गया है। आप देख सकते हैं कि एमसीडी का जो बुलडोजर है और उसके अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और साथ ही साथ भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस भी यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार देखिए यहाँ पर जो अवैध तरह से निर्माण किया जा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई पूरी दिल्ली में जारी है, और एमसीडी द्वारा जो है ये कार्रवाई की जा रही है। जहां पर जो लोगों ने अपनी दुकानों को आगे बढ़ा लिया है या वहां पर छज्जे या फिर वहां पर चबूतरे बनाए हैं, उनको यहां पर एमसीडी के बुलडोजर द्वारा हटाया जा रहा है। तो दिल्ली मुंबई के साथ ही पश्चिम बंगाल में भी पीला पंजा जमकर गरज रहा है। पूर्वी बर्धमान में अवैध कब्जे के खिलाफ एक्शन से पहले कई दुकानदार खुद ही अपना दुकान तोड़ते नजर आए। रेलवे की जमीन पर कब्जे के बाद सरकार ने उन्हें दुकान खाली करने का नोटिस दिया था। कई दुकान ऐसी थी जहां 30 साल से अवैध रूप से दुकानें चल रही थी। बड़ी खबर आपको दे दिए, 2 दिन के अंदर अंदर तीसरा रेल हादसा हुआ है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में उज्जैनी एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। शंटिंग के दौरान उज्जैनी एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। गनीमत ये रही कि उस वक्त ट्रेन खाली थी और बड़ा हादसा टल गया। बताया जा रहा है कि शंटिंग के दौरान ब्रेक सिस्टम में खराबी आई, जिसके चलते यह हादसा हुआ। इस गाड़ी को आज सुबह 6 बजे रवाना होना था। कल रात 9:30 बजे इसकी शंटिंग की जा रही थी, तभी खांड गांव के पास ये हादसा हो गया। अब बार बार रेल हादसों ने रेलवे की मुस्तैदी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 17 से 18 मई के बीच 3 बड़े रेल हादसों ने चिंता बढ़ा दी। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 17 मई यानी रविवार को मध्य प्रदेश के रतलाम में हादसा हुआ, जब त्रिवेंद्रम से दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस का B1 कोच धू कर जलने लगा। ये हादसा मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर हुआ। राजधानी एक्सप्रेस में आग रविवार तड़के 5:15 बजे लगी। गनीमत ये रही कि 15 मिनट में 68 यात्रियों की जान बचा ली गई। दूसरा हादसा 18 मई यानी कल हुआ, जब सासाराम में एक पैसेंजर ट्रेन ने आग पकड़ ली। रतलाम जैसे ही तस्वीरें सामने आई, ट्रेन सासाराम से खुलने वाली थी, तभी सुबह 6:45 बजे हादसा हो गया। आग जनरल बोगी में लगी थी। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये आग लगी थी उस वक्त यात्री प्लेटफॉर्म की तरफ भाग गए और किसी की जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और कल ही रात को ऋषिकेश में उज्जैनी एक्सप्रेस डीरेल हो गई। राहत की बात ये रही कि इसमें भी कोई यात्री सवार नहीं था। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के घर पर सुंदरकांड का पाठ हुआ और इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। सीएम योगी ने यहां पर पूजा अर्चना की, राम दरबार की प्रतिमा के सामने शीश झुकाया, भगवान राम, संकट मोचन हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। सुंदरकांड पाठ के आयोजन पर वहां मौजूद लोगों के बीच बैठकर काफी देर तक उन्होंने भजन कीर्तन भी सुना। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी के बगल में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी नजर आए। राम
अब इसमें जो लोग राजनीति ढूंढ रहे हैं वो राजनीति ढूंढ सकते हैं, लेकिन आज बड़ा मंगलवार है और सुंदरकांड का इसलिए आप देख रहे होंगे जगह जगह पाठ भी हो रहा है, मंदिरों में भी पूजा अर्चना हो रही है। और जो कहा जाता था कि क्या सीएम की अपनी डिप्टी के साथ बनती है या नहीं, तो तस्वीर आप देख ले, ब्रजेश पाठक के साथ योगी आदित्यनाथ खड़े हैं, पूजा कर रहे हैं। और अब खबर कर्नाटक के कोडागु से आ रही है, जहां से हाथियों की खूनी भिड़ंत में एक महिला टूरिस्ट की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला दोनों हाथियों के बीच फंस गई और एक हाथी के नीचे दबने से महिला की मौत हो गई। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, दर्दनाक तस्वीरें हैं। घटना तब हुई जब महिला हाथियों को नहाते हुए देख रही थी, तभी अचानक हाथियों के बीच युद्ध शुरू हो गया और महिला इसकी चपेट में आ गई। जो परिवारजन मौजूद हैं, जो लोग मौजूद हैं, वो महिला को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तमाम कोशिशें बेमानी साबित हुई क्योंकि महिला इन हाथियों के नीचे दबी रही और महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। तस्वीर भी आप देखिए, अचानक से हाथियों को देखना कितना भारी पड़ सकता है या मौत कितनी अचानक आ सकती है, वो ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। ये महिला लाख कोशिश कर रही है, इसके साथ जो लोग मौजूद हैं वो भी लाख कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये महिला उठ नहीं पा रही है, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई।